Welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss a new video regarding the Central Civil Rules, and it is about the CCS rules, classification control and appeal rules 1965. Today in this video we will discuss the first part 1, and in this video we will discuss rule 1 and 2, and we will also discuss the list of rules in this CCS rules 1965. This video is very important for all the KVS, NVS, UPSC principal, vice principal, PGT, TGT, PRT, office superintendent, SSA, JSA, administrative officers and all other central government employee. So if you do not subscribe my channel, then subscribe it now and watch the series of all the rules regarding the Central Civil Services rules, classification, control and appeal. तो आज के इस वीडियो में हम CCS रूल्स के पार्ट 1 के रूल नंबर 1 और 2 को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो की श्रृंखला में हम एक के बाद एक सारे जो CCS रूल्स हैं 1 से लेकर 37 तक उन सभी का जो है डिटेल्ड स्टडी करेंगे, ताकि आपको सभी तरह के एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जहां हम सबसे पहले इन CCS रूल के नंबर और उनका टाइटल जो है वो पहले जान लेते हैं कि कौन सा रूल किसके बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो CCS रूल्स है, अगर हम इसको देखें तो ये टोटल जो है 9 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, CCS रूल्स के टोटल 9 पार्ट हैं। उसमें पार्ट नंबर 1 जो है वो सामान्य जानकारी है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, और इस जनरल इन्फॉर्मेशन में रूल नंबर 1, 2 और 3 आते हैं। रूल नंबर 1 जो है इन CCS रूल्स के टाइटल से रिलेटेड है। रूल नंबर 2 जो है इसके विभिन्न तरह की इंटरप्रिटेशंस, जो इसकी टर्मिनोलॉजी है उनके इंटरप्रिटेशंस उसमें आते हैं। रूल नंबर 3 इसके एप्लीकेशंस के बारे में है कि ये रूल्स किन पर लागू होंगे। रूल नंबर 4 की बात करें, जो कि इसके पार्ट 2 में आता है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। सेंट्रल सिविल सर्विसेज की जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहला रूल नंबर 4 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में है। 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज है कि सिविल सर्विसेज का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का रहेगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है, ग्रुप ABC जो है उनके बारे में है। और जनरल सेंट्रल सर्विसेज कौन सी हैं, तो ये चारों जो है मतलब 5 रूल आते हैं इसके सेकंड पार्ट में, क्लासिफिकेशन में। थर्ड पार्ट जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में है, नियुक्ति प्राधिकारी के बारे में है, और इसमें रूल नंबर 8 और 9 ये 2 रूल जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के रिलेटेड है। तो इन दोनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। 8 नंबर रूल जो है अपॉइंटमेंट टू ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट है, और 9 जो है अपॉइंटमेंट और टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो CCS रूल माना जाता है वो रूल नंबर 10 है, जो कि पार्ट 4 सस्पेंशन का पार्ट है। और रूल नंबर 10 जो है पूरा का पूरा CCS के ऊपर है। इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये रूल नंबर जो 1 to 10 है ये चैप्टर या पार्ट 1 से लेकर 4 तक है। अब पार्ट 5 की बात करें तो इसमें पेनाल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़, दंड और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के बारे में है। ये सारे जो रूल्स हैं इनका एक स्क्रीनशॉट जरूर आपको ले लेना चाहिए, ताकि क्या है रूल और उसके जो टॉपिक है उनके बारे में एक बार में आपको जानकारी मिल जाएगी एक साथ। रूल नंबर 11 जो है वो पेनाल्टीज़ है, कौन कौन सी पेनाल्टीज़ होती है, मेजर और माइनर पेनाल्टीज़ उनके बारे में है। 12 जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ है, अनुशासनात्मक जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं उनके बारे में है। रूल नंबर 13 जो है वो अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, ठीक है, वो कौन सी अथॉरिटी है जो इस प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व रहती है उनके बारे में है। पार्ट 6 जो इसका है प्रोसीड्यूर फॉर इम्पोजिंग पेनाल्टीज, दंड की प्रक्रिया क्या है। CCS रूल्स में जो सस्पेंशन और इंक्वायरी के बाद जो दंड दिया जाता है उसके जो रूल है 14 से लेकर 20 तक इसके रूल है, जिसमें 14 में प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टीज़ का है, 15 में एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट है, 16 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, 14 और 16 2 रूल जो है बहुत काम के हैं, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टीज़ है, 17 में कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स है, 18 कॉमन प्रोसीडिंग्स है, 19 में स्पेशल प्रोसीजर्स इन सर्टेन केसेस उनके बारे में डिटेल रिपोर्ट है, 20 जो है प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिसर्स लैंड टू स्टेट गवर्नमेंट्स है, और 21 जो है प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिसर बोरोइंग फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट उनके रिलेटेड CCS रूल्स दिए गए हैं। ये पार्ट 6 है।
ठीक है। इसके बाद अगर हम 7th पार्ट की बात करें तो इसमें अपील है। दंड मिलने के बाद अगर आप अपने मामले की अपील करना चाहते हैं आगे, तो उसकी प्रक्रिया जो है पार्ट 7 में दी गई है, और इसमें रूल नंबर 22 से लेकर 29 तक है। 22 जो रूल है, ऑर्डर्स अगेंस्ट विच नो अपील लाइज, वो सारे ऑर्डर जिसमें कोई अपील पेंडिंग नहीं रह गई है। 23 ऑर्डर्स अगेंस्ट विच अपील लाइज, जिसमें अपील बची हुई है। 24 अपेलाइट अथॉरिटी कौन कौन है जिनके आप अपील कर सकते हैं। रूल नंबर 25 जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील्स है, अपील कितने समय तक की जा सकती है उसके पीरियड के रिलेटेड है। 26 जो है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अपील, किस टाइप की अपील होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या लिखा जाना चाहिए वो आता है। 27 जो है कंसिडरेशन ऑफ अपील है, अपील को किस तरह से कंसिडर किया जाता है उसके संबंध में जो भी धारणाएं हैं वो इसमें आती है। 28 और 29 जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स इन अपील, इनके बारे में आता है। तो ये अपील की प्रक्रिया सारी जो है पार्ट 7 में है, रूल नंबर 22 से लेकर 29 के बीच में। पार्ट 8 जो CCS रूल्स का है वो रिवीजन एंड रिव्यू है, कि जो भी एक्शन लिया गया, पेनाल्टीज इंपोज की गई, उसके बाद अपील हुई और उसके बाद अगर कोई चेंजेस आते हैं तो रिवीजन एंड रिव्यू जो है रूल नंबर 29 में दे रखे हैं। 29 इसके दो पार्ट है, 29 में रिवीजन है और 29A में इसका रिव्यू दिया गया है। ये पार्ट 8 है। ठीक है। फिर लास्ट पार्ट आता है CCS रूल्स का, वो मिससेलेनियस, विविध प्रकार के इसमें जो हैं वो मिक्स रूल्स इसमें दिए गए हैं। इसमें सर्विसेज ऑफ ऑर्डर्स हैं, नोटिसेज हैं, वो रूल नंबर 30 में दे रखे हैं। पावर टू रिलैक्स टाइम लिमिट एंड टू कंडोन डिले, ठीक है, किस किस को पावर्स दिए गए हैं कि वो टाइम में रिलैक्स दे सकते हैं, वो 31 में है। ओमिटेड करके जो है 32 में है। ट्रांजिटरी प्रोविजंस 33 रूल में है। रिपील एंड सेविंग जो है 34 में है, और 35 रूल जो है रिमूवल ऑफ डाउट से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से टोटल देयर आर 35 रूल्स इन CCS, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल जो है 1965 में, उसमें टोटल 1 to 35 रूल्स हैं, और टोटल जो इसमें 9th पार्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट टाइटल्स और उनके रूल अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो आगे आपको बहुत आसानी रहेगी इन रूल्स को समझने में। अब हम सबसे पहले CCS रूल्स के परिचय, इंट्रोडक्शन की बात करें कि ये रूल कहाँ से शुरू होते हैं, संविधान के किस आर्टिकल में इन रूल्स के बारे में लिखा है। तो संविधान के अनुच्छेद 309, ठीक है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, कभी कभी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो संविधान का आर्टिकल 309 और आर्टिकल 148 के खंड 5 में जो प्रदत्त शक्तियां हैं उसका प्रयोग करते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद राष्ट्रपति ऐते द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। यानी संविधान के अनुच्छेद 148, 309 में जो शक्तियां भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दी गई है, उनसे कंसल्टेशन के बाद राष्ट्रपति द्वारा इन नियमों का गठन किया गया है। तो ये नियम राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 और 148 के खंड 5 के द्वारा बनाए गए हैं। अब पार्ट 1 जो आता है वो सामान्य रूल्स जो है, जनरल इसकी डेफिनेशन है। तो इन नियमों के संबंध सामान्य जानकारी जो है इसके पार्ट 1 में दी गई है। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 जो है वो है इन रूल्स का संक्षिप्त नाम, कि ये जो CCS रूल है इनका एग्जैक्ट नेम क्या रहेगा, ये पार्ट 1 के रूल नंबर 1 में दिया है। इन नियमों को केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1965 कहा जाता है, और ये 1 दिसंबर 1965 से लागू हुए हैं। तो ये जो है रूल नंबर 1 है, इनका नाम क्या है और ये कब से लागू हुए हैं। दिस इज CCS रूल नंबर 1। ठीक है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब हम पार्ट 1 के ही रूल नंबर 1 पर आते हैं। रूल नंबर 1 क्या है यहाँ पर अगर उसकी बात करें तो ये यहाँ पार्ट 2 ना होकर पार्ट 1 ही है। तो इसकी अगर हम बात करें तो रूल 2 जो है पार्ट 1 का है, उसमें सरकारी कर्मचारी के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का मीनिंग होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इसमें रूल 2 जो है सभी तरह की डेफिनेशंस जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स और उससे रिलेटेड जो है उनके बारे में दे रखी है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें CCS रूल्स में अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में पूछा जाता है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो नियुक्ति प्राधिकारी होता है, और नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है, जिसको नियुक्त करने के लिए, जो किसी भी कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी है उसे नियुक्ति प्राधिकारी कहते हैं, या द अथॉरिटी एम्पावर टू मेक अपॉइंटमेंट, जो कोई अपॉइंटमेंट जो है
वो दे सकती है, ऐसे अधिकारी को अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहते हैं। दूसरा, वह प्राधिकारी जिसने सरकारी सेवक को ऐसी सेवा ग्रेड या पद पर नियुक्त किया हो, जैसा भी मामला हो, यानी द अथॉरिटी विच अपॉइंटेड द गवर्नमेंट सर्वेंट टू सच सर्विसेज, यानी वो अधिकारी जिसने किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा में लिया है, ठीक है, वो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। और चौथा जो है, जो भी प्राधिकरण सर्वोच्च प्राधिकारी है, द अथॉरिटी विच अपॉइंटेड हिम टू दैट सर्विस और टू एनी ग्रेड इन दैट सर्विस और दैट पोस्ट, या वो अधिकारी जिसने उस व्यक्ति को किसी भी तरह की सरकारी सेवा में लिया है, वो जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहलाता है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी मीन्स नियुक्ति अधिकारी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पार्ट 1 के रूल 2 में लिखा है। पार्ट 1 का ही रूल 2 का जो अगला है, दूसरा बी जो है, संवर्ग प्राधिकरण। संवर्ग प्राधिकरण का मतलब यहाँ है कैडर अथॉरिटी। कैडर अथॉरिटी कौन है? जो उस सेवा को विनियमित करने वाले नियमों में है। कैडर अथॉरिटी में हैज़ द सेम मीनिंग एज इन द रूल्स रेगुलेटिंग द सर्विस, जो कि सेवा को रेगुलेट करने वाले हैं उन्हें उस सेवा में, ठीक है। रूल 2 का सी जो पार्ट है उसमें सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट, ये जो है ये कौन सी होती है उसके बारे में लिखा है। केंद्रीय सिविल सेवा या केंद्रीय सिविल पोस्ट में क्या क्या होता है, तो इसमें रक्षा सेवाओं से संबंधित समूह की नागरिक सेवा या नागरिक पद ये शामिल होते हैं। यानी सिविल पोस्ट यानी रक्षा सेवा के अंतर्गत जो सिविल पोस्ट है वो भी इसका एक पार्ट मानी जाती है। वो डिफेंस सर्विस की जो सिविल पोस्ट है वो भी जो है केंद्रीय सिविल सेवा में मानी जाती है। बाकी जो डिफेंस सर्विसेज की अदर पोस्ट है वो सब डिफेंस सर्विसेज का पार्ट होती है, लेकिन उसमें जो सिविल पोस्ट है वो केंद्रीय सिविल सेवा का पार्ट होती है, ठीक है। पार्ट 1 का रूल 2 का जो डी है वो कमीशन। व्हाट डू यू मीन बाय कमीशन? तो कमीशन का मतलब जो यहाँ इस CCS रूल में दे रखा है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी लोक संघ सेवा आयोग है। आयोग का मतलब अगर शॉर्ट में कहीं आयोग लिखा है इसका मतलब वो संघ लोक सेवा आयोग है। फिर रक्षा सेवाएं किसे कहते हैं? डिफेंस सर्विसेज का मीनिंग क्या है? तो रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के तहत वे सेवाएं जिनका भुगतान जो है डिफेंस सर्विसेज से किया जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू जिनका भुगतान होता है वो सारी सब डिफेंस सर्विसेज आती है, ठीक है। इट मीन्स सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के अधीन जो भी सेवाएं हैं वो रक्षा सेवाएं कहलाती है। च जो है या एफ जो पॉइंट है रूल 2 का पार्ट एफ, भारत सरकार का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स any establishment or organization declared by the president by a notification in the official gazette to be a department of the government of India। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी आधिकारिक राजपत्र में किसी अधिसूचना के द्वारा कि भारत सरकार में कोई अगर विभाग घोषित किया है तो उसे डिपार्टमेंट कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति द्वारा अपनी किसी अधिसूचना या आदेश में कोई प्रतिष्ठान या संगठन को डिपार्टमेंट घोषित किया है तो वो डिपार्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। ये डिपार्टमेंट की डेफिनेशन है वो इसमें दे रखी है। पार्ट 1 का ही रूल 2 अगर इसमें बात करें तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी का मीनिंग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। वो कौन होता है? तो इसका मीनिंग है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का मतलब सक्षम प्राधिकारी जो किसी सरकारी कर्मचारी पर नियम 11 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने में सक्षम है। यानी नियम 11 में जो पेनाल्टीज़ वाला जो नियम है उसमें अगर किसी व्यक्ति पर वो दंड दे सकता है, दंड देने का अधिकारी है, तो वो अनुशासनात्मक अधिकारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कहलाएगा। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट जो है सरकारी सेवक, गवर्नमेंट ऑफिसर कौन होगा? उस व्यक्ति से गवर्नमेंट ऑफिसर कौन होगा कि जो किसी सेवा का सदस्य संघ या राज्य सेवा के अधीन एक सिविल पद धारण करता हो। उसमें विदेश सेवा का भी कोई ऐसा व्यक्ति शामिल हो सकता है जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से किसी राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के निपटान में रखी गई है। यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का वह व्यक्ति जो सरकारी सेवक कहा जाएगा, ठीक है। जो विदेश सेवा में कार्य करता है लेकिन वो किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से वेतन प्राप्त करता है तो वो भी सरकारी सेवक होगा। एक सेवा का सदस्य या एक राज्य सरकार के अधीन एक सिविल पद धारण करता है
या फिर वो किसी एक राज्य या केंद्र सरकार में कोई सिविल पोस्ट रखता हो, होल्ड करता हो, तो भी वो क्या है, केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी कहलाएगा, सरकारी सेवक कहलाएगा। एक स्थानीय या अन्य प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटीज़ जो होती है, उनका भी कोई व्यक्ति जो है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई पोस्ट होती है, वो भी सरकारी सेवक जो है कहा जाएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं वही यहाँ पर है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट में केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी होता है। जो विदेश में किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कर्मचारी होगा वो भी सरकारी सेवक ही होगा। जो लोकल अथॉरिटी में जो होते हैं वो भी जो है सरकारी कर्मचारी ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारी सब डेफिनेशंस जो है पार्ट 1 CCS के पार्ट 1 रूल 2 में दे रखी है, ठीक है। अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये कौन होता है, विभाग का प्रमुख। तो इसका अर्थ है मौलिक और पूरक नियमों या सिविल सेवा विनियमों के तहत विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्ति, अनुशासनात्मक, अपीली या समीक्षा प्राधिकारी के रूप में जो शक्तियों का प्रयोग करता है, वह व्यक्ति जो है वो विभाग का प्रमुख कहलाता है। यानी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है, अपीलाइट अथॉरिटी भी होता है एंड रिव्यूइंग ऑफिसर भी होता है, ये सारे जिसके पास अधिकार होते हैं उसे विभाग का प्रमुख कहा जाता है। दूसरा, कार्यालय प्रमुख, ठीक है। कार्यालय प्रमुख कौन होता है, तो ये सामान्य वित्तीय नियमों के तहत कार्यालय के प्रमुख के रूप में घोषित प्राधिकरण जो नियुक्ति, अनुशासनात्मक, अपील या समीक्षा प्राधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से है। कार्यालय प्रमुख का मतलब वह व्यक्ति जो इस तरह के अपॉइंटिंग, डिसिप्लिनरी, अपीलाइट और रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में जो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, वो भी जो है वो कार्यालय प्रमुख कहा जाता है। फिर थर्ड आता है शेड्यूल या अनुसूची। अनुसूची का अर्थ है जो इन नियमों की लिस्ट है उसे अनुसूची या शेड्यूल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, एक बार फिर से देखिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या होता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज द पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर्स इज अपॉइंटिंग, डिसिप्लिनरी, अपीलाइट और रिव्यूइंग अथॉरिटी, मीन्स द अथॉरिटी डिक्लेयर टू बी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अंडर द फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स और द सिविल सर्विस रेगुलेशन एज द केस में बी। यानी FRSR रूल्स के द्वारा जिस व्यक्ति को जो है डिसिप्लिनरी जो है अथॉरिटी के रूप में या फिर अपीलाइट अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के रूप में रखा गया है, वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। हेड ऑफ द ऑफिस कौन होता है, कार्यालय अधीक्षक कौन होता है, कार्यालय अध्यक्ष कौन होता है, तो वो यहाँ पर ये भी वो व्यक्ति है जो जिसके पास ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी या अपीलाइट या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी के जो GFR रूल्स में दे रखा है, वो व्यक्ति भी जो है हेड ऑफ ऑफिस कहलाता है। शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट से, इन नियमों की लिस्ट को शेड्यूल कहा गया है। फिर सेक्रेटरी की बात करते हैं। सेक्रेटरी की डेफिनेशन क्या है, सचिव किसको कहते हैं, तो सचिव का अर्थ किसी भी मंत्रालय विभाग में भारत सरकार के सचिव से, भारत सरकार का जो सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी है। अब सेक्रेटरी इसके अलावा, भारत सरकार के सेक्रेटरी के अलावा भी सेक्रेटरी होते हैं जो एक विशेष स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी हो सकता है, ठीक है। किसी मंत्रालय विभाग में स्वतंत्र प्रभाव का जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है वो भी सेक्रेटरी के रूप में जाना जाएगा। कैबिनेट सचिवालय के संबंध में जितने भी कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं वो सब भी सेक्रेटरी पोस्ट है। राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव या राष्ट्रपति के सैन्य सचिव जैसे भी मामले हों वो सारे भी क्या है, सेक्रेटरी हैं। प्रधानमंत्री सचिवालय में प्रधानमंत्री के सचिव के संबंध में जो है वो भी जो है सेक्रेटरी पोस्ट है। योजना आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन है जिसको अब नीति आयोग कहते हैं, तो उसके भी जो सेक्रेटरी हैं या अपर सचिव है वो सेक्रेटरी कहलाते हैं। और उसके बाद यहाँ सेवा, सर्विस किसको कहते हैं, जो संघ की जो सिविल सेवा है, नागरिक सेवा है, उसे जो है सेवा यहाँ सर्विस के रूप में कहा गया है, ठीक है। ये सारे देख लीजिए एक बार। सेक्रेटरी मीन्स द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ स्पेशल सेक्रेटरी और एन एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है। अ जॉइंट सेक्रेटरी प्लेस्ड इन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ठीक है। इन रिलेशन टू द कैबिनेट सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी टू द कैबिनेट वो भी जो है सेक्रेटरी कहलाएगा। इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, राष्ट्रपति सचिवालय में जो भी सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट है और मिनिस्ट्री सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट है वो सारे सब सेक्रेटरी पोस्ट हैं। इन रिलेशन टू प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में भी जो सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर है वो भी सेक्रेटरी पोस्ट है। और प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग में जो है वो सेक्रेटरी है वो भी सेक्रेटरी कहे जाएंगे, ठीक है। और सर्विसेज का मीनिंग जो है सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन, संघ की लोक सेवा को सेवा कहा गया है। तो इसी के साथ जो CCS रूल्स के पार्ट 1 के रूल नंबर 1 और 2 है वो यहाँ समाप्त होते हैं।
शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की कि रूल 1 और 2 जो है वो किस किस के बारे में है। अगले वीडियो में हम ऐसे ही जो अगले नियम है CCS रूल्स के उनके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे।